हेलो बच्चों, क्लास 9th। आगे बढ़ते हैं बेटा। कल अपन ने 5.1 एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी थी। स्टार्ट नहीं, कल अपन ने क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट किया था। तो करते करते अपन क्वेश्चन नंबर 6 तक कर गए थे। आज हमें क्वेश्चन नंबर 7 करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यूक्लिड की, कल मैंने बताया था, एक्सोइम, जिनको कि सिद्धांत बोलते हैं अपन नॉर्मल लैंग्वेज में, और एक थे पास्टुलेट्स जिनको अभिधारणा बोलते थे। तो यूक्लिड ने क्या था, कुछ सिद्धांत बताए थे और कुछ अभिधारणाएं। ठीक बेटा, जो सिद्धांत होते हैं वो हमेशा काम करते हैं, हर जगह काम करते हैं, हर कंडीशन पे वो खरे उतरते हैं। अभिधारणाएं जो बात बताती है हमें उनको समझना होता है कि ये चीज ऐसे है। ओके बेटा, तो हम आज उनको पढ़ने जा रहे हैं और उनको समझने जा रहे हैं। आपको फिर कॉपी में बेटा ये चीज राइट करनी है। अब ये कहाँ राइट करोगे वो आप देख लेना। एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट होने के बाद जहां 5.2 स्टार्ट करो वहां पे, मतलब 2 आप बाद में स्टार्ट करना, उससे पहले इसके जो एक्सोइम है और जो पास्टुलेट्स है वो लिखना है। ओके बेटा, तो ये सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ। पेज नंबर 81 पे यूक्लिड एक्सोइम्स जो है वो लिखी हुई है। आप इनको समझते हैं कि इनमें क्या बताया गया है। तो यूक्लिड की जो एक्सोइम्स है बेटा वो 7 है। कितनी है? 7। जो सिद्धांत बताए यूक्लिड ने वो 7 है। यूक्लिड एक्सोइम्स, ठीक बेटा। तो नंबर 1 क्या बताया देखो, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। इसने बताया जी कोई चीज है, एक बार वीडियो की क्वालिटी देख लेते हैं बेटा। इसने बताया कि जो कोई चीज है, थिंग्स मतलब चीज, विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अब जैसे कोई चीज है, ए है, वो किसी बी के इक्वल है, और जो बी है वो किसी सी के इक्वल है। देखो, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, कोई थिंग्स है बेटा अलग अलग, कोई दो वस्तु है अलग अलग, वो इक्वल है किन्हीं और चीजों के। जैसे ए है वो बी के बराबर है और बी है वो सी के बराबर है, तो इसका मतलब आर इक्वल टू वन अनदर, तो वो दोनों जो है एक दूसरे के भी इक्वल होगा। तो ए इज इक्वल टू भी क्या होगा? सी होगा। ये इसकी पहले एक स्वयं का मतलब बनता है बेटा। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स, दो अलग अलग चीज है। यहां आप बी ना बनाओ, इस तरह करोगे थोड़ा समझ नहीं आएगा आपको। ए इज इक्वल टू क्या है? बी। अब आप सी मान लो, सी है वो भी बी के बराबर है, ए भी बी के बराबर है। थिंग्स मतलब कोई दो चीज है, वो इक्वल है कोई एक ही चीज के। समझ आ गई बेटा? ये दो अलग अलग चीज है ए और सी, ये दोनों इक्वल है कोई दो इक्वल चीज के। ए भी बी के बराबर और सी के बी के बराबर है, तो इसका मतलब जो ए और सी है वो भी आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। आई थिंक ये एग्जांपल आपके लिए ठीक है। दूसरे में बोला, इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल्स द होल आर इक्वल। इसका मतलब ये है बेटा कि दो इक्वल चीज है, जैसे दो है वो दो के बराबर है, दोनों बताओ बेटा इक्वल है। इनमें आप इक्वल ही ऐड कर दो, मतलब इनमें दोनों तरफ कुछ ऐड कर दो, पर ऐड करोगे वो इक्वल ही होना चाहिए। जैसे कि मैंने इधर भी 3 प्लस कर दिया, इधर भी 3 प्लस कर दिया। अब जो होल है, अब जो सारा है वो भी आपस में इक्वल होगा। तो 3 और 2 5, और 2 और 3 भी 5, क्या दोनों आपस में इक्वल बेटा? तो ये इसकी सेकंड एक्सोइम से बेटा। तीसरा है, इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर आर इक्वल। तो वही बात यहाँ सब्ट्रैक्ट की बात आ गई। जैसे इक्वल्स है, दो दो के बराबर है, दोनों सब्ट्रैक्ट किए गए किसी इक्वल में से, दोनों 5 में से माइनस कर दिए, इसको भी 5 में से माइनस कर दिया, तो क्या बचा? 3, और इधर भी क्या बचा? 3। दोनों तब भी क्या होगा? इक्वल होगा। पिछले में ऐड किया था, अब की और सब्ट्रैक्ट किया है। चौथा है, थिंग्स विच कंसाइड विद द वन अदर आर इक्वल टू वन अदर। इसने ये बोला कि थिंग्स जो है विच कोइंसाइड विद वन अदर आर इक्वल टू द वन अदर। यही पहले वाली बात होगी बेटा कि कोई वस्तु है जो कि एक जैसी दिखती है। थिंग्स विच आर कोइंसाइड विद वन अदर आर इक्वल टू वन अदर, दो कोई एक जैसी चीज है बेटा। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक सर्कल है जिसकी रेडियस r है, ये भी एक सर्कल है जिसकी रेडियस r है। रेडियस r की बजाय यहाँ 2 ले लो, इसकी 2 ले लो। क्या आपको देखने में इनकी रेडियस 2 नजर आ रही है? दोनों की सेम है बेटा।
तो अगर इनकी रेडियस मतलब दिखने में ये दो दो सेम नजर आ रहा है, तो इनसे बनने वाली जो चीज है वो भी आपस में इक्वल होगी। ओके बेटा, तो इसका मतलब है थिंग्स विच कोइंसाइड विद द वन अनदर, मतलब ऐसी दो चीज है जो एक दूसरे के समान है, एक दूसरे के जैसी है, आर इक्वल टू वन अनदर, तो वो दूसरे के एक जैसी भी होगी। ठीक है बेटा, अगर दोनों की रेडियस आपको इक्वल नजर आ रही है तो इनसे बनने वाला सर्कल भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। पांचवा, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, ये क्वेश्चन नंबर 7 में भी पूछा गया बेटा, इसके बारे में ध्यान से देख लो। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, जो सारा है वो किसी पार्ट से बड़ा होगा, ये तो सब जानते हैं बेटा। जैसे मान लो ये किसी बाल्टी में 100 लीटर पानी पड़ा है, ठीक बेटा, ये होल है। अब आप 100 लीटर के छोटे छोटे पैमाने बना ले, 10-10 लीटर की बाल्टी में पानी डाल लेते हैं। ठीक है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10-10 लीटर की आपने ये जो पानी है ये इन बाल्टियों में डाल लिया। ठीक है बेटा, तो सारा होल देखो 100 लीटर हो रहा है, तो ये इसके पार्ट हो गए। ये पूरा एक ड्रम था, इस सारे ड्रम को आपने छोटी छोटी बाल्टियों में पानी डाल दिया। अब ये 100 लीटर के पार्ट है। अब आप बताओ ये जो पार्ट है वो होल से छोटा है या नहीं, या जो होल है वो पार्ट से बड़ा है या नहीं? बिल्कुल है। जो होल है, सारी चीज है, वो अपने पार्ट से तो बड़ा ही होगा बेटा। ओके, तो ये भी हम समझ गए। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, ऐसा बोला बेटा, कोई दो चीज है विच आर डबल ऑफ सेम थिंग, जो कि जिनका जो डबल है वो किसी सेम थिंग के बराबर है। तो ऐसे अपन नंबर मान लेते हैं जिनका जो डबल है वो किसी एक चीज के बराबर है, आर इक्वल टू वन अनदर, और तो वो भी आपस में एक जैसे होंगे। जैसे कोई नंबर है x, उसका डबल वो आप मान लेते हैं y के बराबर है। इसी तरह जो 2x का डबल है वो किसी तीसरी चीज की इक्वल है z के बराबर। दोबारा से देखो, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स, जिनका जो डबल है वो किसी सेम थिंग के बराबर है। जैसे 2x जो है वो इक्वल है y के, इसी तरह 2x है वो भी z की इक्वल है। तो आप बताओ जो y और z है वो आपस में इक्वल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा बेटा। ठीक है, तो ये इसने यही कहा था, थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग्स, ऐसी थिंग्स है बेटा जो दो विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स, वो कोई दो सेम थिंग के डबल के बराबर है। जैसे x और x दो कोई ये चीजें हैं, इनका जो डबल है वो y के बराबर है, और इसका ही डबल किसके बराबर है? z के बराबर। तो y और z भी आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। ओके बेटा, इसके बाद पार्ट नंबर 7 है थिंग्स विच आर हेल्वस हेल्वस ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। तो यहां भी यही चीज है बेटा, यहाँ हेल्वस का मतलब होता है हाफ, तो यहाँ आपको डबल बताया था, यहाँ हाफ हो जाएगा, तो ये भी चीज आपके सामने है। ओके, तो ये सारी चीजें आपने समझ ली है। ओके बेटा, इसके बाद आती है बारी इसके पास्टुलेट्स की। तो ये 7 इसकी एक स्वयं थी जिनको अपन ने किया। अब अपन करते हैं बेटा यूक्लाइड की जो पास्टुलेट्स है उनके बारे में बात। ओके बेटा, इसके बारे में तो इसने डिस्कशन भी नीचे कर रखा है। पहली पास्टुलेट्स है, ए स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। कहता है कोई भी एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉन किया जा सकता है फ्रॉम एनी वन पॉइंट, कोई एक पॉइंट से, ये पहला पॉइंट है, टू द अनदर पॉइंट, दूसरे पॉइंट तक। तो बिल्कुल बेटा, एक पॉइंट इधर और एक पॉइंट इधर, तो हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये पास्टुलेट्स इसने ये बताया है। आगे पास्टुलेट जो 2 है वो कहता है ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडिफाइनेटली। तो ये तो हमने पहले भी पढ़ा था कि एक लाइन है, जैसे ये एक लाइन है, इसको इनडिफाइनेटली आप दोनों तरफ से बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं बेटा। तीसरी है
ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। कहता है एक सर्कल के लिए कोई भी सेंटर आप ले सकते हैं और कोई भी रेडियस ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। कभी आप ये सेंटर ले लिया और 1 सेंटीमीटर रेडियस लेके देखो एक सर्कल खींच लिया, कभी अपन ये सेंटर ले लिया 2 सेंटीमीटर लेके अपन ने ये सर्कल खींच लिया। तो कोई जरूरी है कि हमेशा रेडियस सेम होनी चाहिए और सेंटर सेम होना चाहिए? बिल्कुल भी जरूरी नहीं बेटा, आपकी मर्जी है, सेंटर भी कोई पॉइंट हो सकता है, रेडियस भी कोई भी पॉइंट हो सकती है। तो ऐसे सर्कल खींचा जा सकता है। All right angles are equal to one another। जितने भी राइट एंगल है सारे एक दूसरे के बराबर होते हैं, बिल्कुल होते हैं बेटा। ये भी एक राइट एंगल है, ये भी एक राइट एंगल है, ये भी एक राइट एंगल है, सब मतलब ये इस साइड बन रहा है, ये इस साइड बन रहा है, एक साइड पर है तो सारे राइट एंगल आपस में तो एक दूसरे के बराबर ही होंगे, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे जो पांचवी पास्टुलेट्स है इसको बेटा आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इस पास्टुलेट्स में जो चीज है वो एक क्वेश्चन में भी पूछी गई है और थोड़ा सा ध्यान से समझना भी है, तब जाके आपको ये चीज समझ आएगी। ठीक है बेटा। पांचवी, if a straight line falling on the two straight lines make the interior angle on the same side of is taken together less than two right angles, then two straight line if produced indefinitely meet on the side on which the sum of angle is less than two right angles। तो देखो एक लाइन है बेटा जो कि मीट कर रही है दो स्ट्रेट लाइनों से, ये एक लाइन और एक लाइन है। एक लाइन क्या है, इनके ऊपर फॉल हो रही है ऐसे, ये दो कोई लाइनें जा रही थी, उन लाइनों की तरफ उन दोनों लाइनों के ऊपर एक तीसरी लाइन फॉल होगी बेटा। ठीक है। इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन द टू स्ट्रेट लाइंस मेक द इंटीरियर एंगल, देखो ये दो लाइनें जा रही थी, इनके ऊपर तीसरी लाइन फॉल होगी, गिर गई, तो देखो इंटीरियर एंगल, तो इसके अंदर वाला एक एंगल तो ये है, एक एंगल ये है, इसको अपन ए और बी नाम दे देते हैं, इसका सी और डी नाम देते हैं। तो ये एक साइड है ना, चाहे इन दोनों एंगल का सम टू राइट एंगल, दोबारा आगे पढ़ते हैं, लाइंस मेक द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन द टू राइट एंगल्स। तो इसके किसी एक सेम साइड, या तो इस साइड की बात कर लो चाहे इस साइड की बात कर लो, ये जो एंगल है टू राइट एंगल के सम से लेस होगा। तो टू राइट एंगल, एक राइट एंगल में 90 डिग्री होता है, तो दो में कितना हो गया 180 डिग्री। तो कहता है या तो ए और बी का जोड़ 180 से छोटा होगा या सी प्लस डी का जोड़ 180 से छोटा होगा। मतलब एक साइड होगा, या तो ए और बी की साइड कर लो इधर वाली साइड, या इस साइड कर लो। ऐसा नहीं होगा कि दोनों साइड ही हो जाए, दोनों साइड कभी नहीं होगा, एक साइड होगा। ओके बेटा, दोनों का जोड़ 180 डिग्री से कम। आगे बोला then the two straight line if produced indefinitely, तो दोनों स्ट्रेट लाइन को आप प्रोड्यूस करते रहते हैं, आगे बढ़ाते रहते हैं, इसको ऐसे बढ़ाते रहते हैं, इसको ऐसे बढ़ाते रहते हैं, तो देखो किसी एक पॉइंट पे जाके दोनों टकरा जाती है। तो आगे बोला मीट ऑन द सेम साइड, तो वो उसी साइड, अब देखो इस साइड मान लो दोनों का जोड़ 180 डिग्री से कम नजर आ रहा है, तो इस साइड है वो कहीं ना कहीं जाके आपस में क्या हो रही है, मीट हो रही है, मिल रही है। ओके बेटा, मीट ऑन द सेम साइड ऑन विच द सम ऑफ एंगल इज लेस देन, किस साइड मीट होगी, जिस साइड उन दोनों का एंगल का जोड़ है वो 180 डिग्री से कम होगा। तो ये इसकी पांचवी पास्टुलेट्स है। हो सकता है बेटा आपको अभी भी समझ नहीं आई, क्योंकि चार पास्टुलेट्स बड़ी आसान थी, ये पांचवी हो सकता है आपको ना समझ आई, तो मैं आपको दोबारा थोड़ा डिटेल से बताता हूं। क्या है बेटा, दो स्ट्रेट लाइन थे, एक ये है स्ट्रेट लाइन, एक ये स्ट्रेट लाइन, इनके ऊपर एक ऐसे लाइन फॉल हो जाती है। तो इंटीरियर एंगल किसी एक साइड, तो इस साइड ये इंटीरियर एंगल है, इस साइड ये, इसका नाम ए और इसका नाम बी, इसका नाम सी और इसका नाम डी। ठीक है बेटा, तो इन दोनों एंगल का जो जोड़ है ना, या इन दोनों में से एक, या तो इस साइड ए प्लस बी का जोड़ 180 से छोटा होगा, या सी प्लस डी का जोड़ है वो 180 से छोटा होगा। आप देख के नजर मारिए, आपको सी प्लस डी का जोड़ 180 से छोटा नजर आ रहा है, या ए प्लस बी का, तो एंगल ए और बी है वो छोटे हैं, तो इनका जोड़ 180 से छोटा नजर आ रहा है। तो ऐसा करो, इस साइड है ना, इन दोनों लाइनों को प्रोड्यूस कर लो, बढ़ा लो, जितना स्ट्रेट बढ़ाना है बिल्कुल इसी तरह इस लाइन को प्रोड्यूस कर लो। क्या आपको लगता है कि किसी एक पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे? ये हमेशा उस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, कहता है जिस साइड में
क्या है, जोड़ जो है वो 180 से कम हो, तो इस साइड ही बन रहा था जोड़ 180 से कम, तो इस साइड देखो मीट करिए। आप इस साइड इसको कितना ही बढ़ा दो ये मिलेगी नहीं, देखो ये ऐसे चलता जाएगा, ये ऐसे चलता जाएगा, तो ये चीज ऐसे चलती जाएगी, तो ये कभी भी नहीं मिलेगी। ओके बेटा, तो ये इसकी 5वीं पोस्टुलेट है। उम्मीद करूंगा कि आपको बढ़िया समझ आई है बेटा, और इसको बढ़िया तरीके से कर लेना। तो अगर आपने ये सातों की सातों एक्सोइम और 500 की 500 पोस्टुलेट्स कर ली है, तो एक्सरसाइज 5.1 का 7वां क्वेश्चन और 5.2 एक्सरसाइज बिल्कुल इजी नजर आएगी। तो देखो बेटा, सबसे पहले आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 5.1। Why is axiom 5 in the list of Euclid axiom considered a universal truth? Note that the question is not about the fifth postulates. इसने ये कहा है जो यूक्लाइड की 5वीं एक्सोइम थी वो यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों है, मतलब वो ऐसी बात क्यों है जिसको सभी यस कहते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ ऐसी चीज होती है जिसको सारी दुनिया हर चीज यस मानती है। ओके बेटा, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है। फिर आगे इसने नोट दे दिया ये 5वीं पोस्टुलेट के बारे में बात नहीं कर रहा, एक्सोइम के बारे में बात कर रहा है। ये चलो हमें पता है एक्सोइम के बारे में बात कर रहा है। अब 5वीं पोस्टुलेट जो एक्सोइम थी वो कहती थी कि होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन पार्ट। द सॉल्यूशन बेटा ये इसका, द फिफ्थ एक्सोइम ऑफ यूक्लिड्स is the whole is always greater than its part। ठीक बेटा, ये थी कहता जो होल है जो सारा है वो हमेशा पार्ट से बड़ा होता है। तो वी नो दैट यस दिस स्टेटमेंट इज यूनिवर्सल ट्रूथ। ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो सारा है। अब जो सारी चीज है वो अपने पार्ट से तो छोटा ही बड़ा ही होगा बेटा। होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स पार्ट। जो सारी चीज है वो अपने पार्ट से तो बड़ी होगी। एक एग्जांपल भी मैंने देके आपको समझाया था, जैसे मान लो ये एक स्केल है, आपके पास भी होता है 15 सेंटीमीटर का। ओके बेटा, इसके आप पार्ट बनाते हैं 1-1 सेंटीमीटर के, पता होगा आपको। ठीक है बेटा, अब ये जो है वो इसका एक पार्ट है। तो आप बताओ ये जो सारा 15 सेंटीमीटर है क्या वो इस एक पार्ट से बड़ा होगा? बिल्कुल होगा। एक पार्ट क्यों, आप 3 पार्ट मिला लो, 4 मिला लो, 6 मिला लो, सारों से ये बड़ा होगा। तो उम्मीद करूंगा कि आपको इस एग्जांपल से ये चीज और भी क्लियरिटी से समझ आई है। तो जो होल है वो हमेशा अपने पार्ट से बड़ा होता है। तो कह देना यस दिस एक्सोइम is universal truth because whole is always greater than its part। जो होल है वो हमेशा अपने पार्ट से बड़ा होता है। ओके बेटा, तो ये यूक्लिड की 5वीं पोस्टुलेट्स है। तो ये हमें इसमें बताना था। आगे आ जाओ बेटा एक्सरसाइज 5.2 में। How would you rewrite Euclid fifth postulate so that it would be easier to understand? तो कहता है जो यूक्लिड की 5वीं पोस्टुलेट है उसको आप इस तरह से बताओ कि वो समझ आ जाए। तो बेटा जो हमने पहले बताया था वो समझ आने वाली बात थी। तो जो इसकी 5th पोस्टुलेट दे रखी है आप उसको लिख भी देना। जो इसकी स्टेटमेंट थी ना पीछे, ये जो स्टेटमेंट थी पीछे आपने पढ़ी भी थी, ये पोस्टुलेट 5, इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन द 2 स्ट्रेट लाइंस, ये बात लिख देना। ओके, फिर नीचे आप इसका फिगर बना देते हैं ताकि अच्छे से ये समझ आ जाए। तो क्या था इसमें, ये बोला गया था कि एक लाइन है जो कि फॉल हो रही है किन्हीं 2 स्ट्रेट लाइन पर। जैसे ये कोई 2 स्ट्रेट लाइन है, इनके ऊपर एक लाइन फॉल हो रही है।
तो कहता है इसके जो इंटीरियर एंगल है, तो एक साइड ये इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, एक साइड ये इंटीरियर एंगल बन रहे हैं। इसका नाम ए और बी दे देता हूँ, इसका नाम सी और डी। या तो ए और बी का जो जोड़ है वो 180 से छोटा होगा, या सी और डी का जोड़ 180 से छोटा होगा। तो अपन मान के चल लेते हैं कि ए प्लस बी का जो जोड़ है 180 से छोटा होगा। तो कहता है तो इन लाइनों को आप प्रोड्यूस करते जाओ, बढ़ाते जाओ। इनको बढ़ाया तो ये किसी एक पॉइंट पे मिलेंगे और ये उस पॉइंट पे मिलेंगे जिस साइड जो जोड़ है वो 180 से छोटा है। तो ये इसकी पांचवी पास्टुलेट है बेटा। इसका फिगर भी बना देना और इसकी जो स्टेटमेंट है वो भी लिख देना। ओके, तो इसको बढ़िया तरीके से अंडरस्टैंड करने का यही एक तरीका है। तो ये आपको पांचवी पास्टुलेट है, उसके बारे में मैंने बता दिया। आगे क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। बस इसमें कुछ नहीं करना बेटा, आपको इसकी जो स्टेटमेंट है वो लिखनी है और इसका जो फिगर है वो बना देना। आगे क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया Does Euclid fifth postulate implies the existence of parallel line? कहता है कि यूक्लाइड की जो फिफ्थ पास्टुलेट है क्या वो पैरेलल लाइनों के बारे में भी बात कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है बेटा। जैसे इसमें इसने बताया कि दोनों का जोड़ 180 से छोटा एक साइड बनेगा। अगर मान लो इन दोनों का जोड़ 180 बन जाए, तो अगर इन दोनों का जोड़ 180 बन गया तो ये जो लाइन है हमेशा आपस में पैरेलल लाइन हो जाएंगी। अगर इन दोनों, अब जैसे 180 से छोटा जिस भी साइड बना उस साइड तो टकरा जाएगी। अगर दोनों का जोड़ इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री और a प्लस बी अगर 180 है तो c प्लस डी भी क्या होगा 180 डिग्री, तो देन दीज टू लाइन आर पैरेलल लाइन। तब ये जो लाइनें हैं अगर इन दोनों का जोड़ 180 से छोटे के बजाय इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री के इक्वल आ जाए तो दीज टू लाइन आर पैरेलल लाइंस। ये इसमें लिख देना। क्या लिखोगे? इफ द एंगल ऑफ a plus b is equal to 180 degree and c plus d is also 180 degree, then these two straight line are, जो दोनों जो स्ट्रेट लाइन है आर द पैरेलल लाइंस। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ओके बेटा, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 और 5.2 में ये दो ही क्वेश्चन है। ओके बेटा, तो ये लो आपकी एक्सरसाइज 5.2 पूरी हो गई। कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया। एक्सरसाइज 5.1 का आज आपको 7वां क्वेश्चन करना है और 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करना है। इसमें जो एग्जाम्पल है वो अपन कल करेंगे। ओके बेटा, तो आज आपको जो वर्क है वो एक्सरसाइज 5.2 तक कर लेना। इसके दो क्वेश्चन जो मैंने आपको दिए हैं। चैप्टर नंबर 9 मैंने आपको रिवाइज करवा दिया है। अगर उसमें कोई भी चीज मेरे द्वारा ना करवाई गई बेटा रह गई होगी तो आप उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। 26 का आपका उसका टेस्ट है। ओके बेटा, तो ये आज आप अच्छे से वर्क कर लेना। जब तक आपका 26 तक टेस्ट ना हो तब तक मैं रिवीजन के लिए कोई और वर्क नहीं दूंगा। आपको चैप्टर नंबर 9 ही रिवाइज करते रहना है। ओके बेटा, थैंक यू।